आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। मित्रों, सुप्रजनन भावी पीढ़ी का नव सृजन। लेखक श्री राम शर्मा आचार्य। विषय उज्जवल भविष्य सुसंततियों पर निर्भर। आपको पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम में पृष्ठ 16 से नई परिष्कृत पीढ़ी की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में बताया था पिछले वीडियो में। उसी क्रम में पृष्ठ 16 से आपको आगे पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। मित्रों, वंश परंपरा को अब शाप, वरदान, भाग्य तथा अपरिवर्तनीय तथ्य नहीं माना जाता, वरन उसे एक ऐसा प्रवाह माना जाता है जो शुक्राणुओं और डिंबाणुओं के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी बहता चला जाता है। यह प्रवाह जटिल भी है और हठी भी। फिर भी यह गुंजाइश विद्यमान है कि उसमें प्रयत्नपूर्वक परिवर्तन किया जा सकता है और प्रवाह की पुरातन दिशा धारा को उलटकर उसे अभीष्ट दिशा धारा में बह चलने के लिए सहमत किया जा सकता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि वंश परंपरा के कारण स्वास्थ्य, कौशल, स्वभाव आदि की शारीरिक, मानसिक एवं अंतःकरण परक जो परिस्थितियां वर्तमान पीढ़ी के गले पर बंधी हुई थी, उन्हें बताया जा सकता है। साथ ही उनमें ऐसा सुधार समावेश किया जा सकता है जो भविष्य के समुन्नत मनुष्य के लिए अभीष्ट आवश्यक समझा गया है। प्रजनन का उत्तरदायित्व वहन करने के लिए भूतकाल में मात्र शुक्राणु और डिंबाणु के सम्मिलन को श्रेय दिया जाता रहा है, पर अब उसके भीतरी अति सूक्ष्म एवं अति समर्थ घटकों का पता चला है, जिन्हें गुणसूत्र कहा जाता है। भूतकाल में ऐसे पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु थी, पर अब उसके अंतराल में अनेक लघुकाय घटक ढूंढ निकाले गए हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन आदि नामों से जाना जाता है। ठीक इसी प्रकार अब प्रजनन घटक शुक्राणु, डिंबाणु नहीं रहे, वरन उनके भीतर पाए जाने वाले अत्यंत सूक्ष्म घटक गुणसूत्र न केवल प्रजनन के वरन वंश परंपरा के साथ लिपटी हुई अनेकानेक क्षमताओं एवं विशेषताओं को हस्तांतरित करने वाले माने गए हैं। यों ये गुणसूत्र शरीर की समस्त कोशिकाओं में निहित हैं, पर प्रजनन कृत्य को सफल बनाने में शुक्राणुओं और डिंबाणुओं में पाए जाने वाले घटक ही तात्कालिक भूमिका का निर्वाह करते हैं। इनके अंतराल में न केवल नई संतान की आकृति वरन प्रकृति भी घुली होती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी पानी की लहर की तरह आगे आगे बढ़ती जाती है। इन गुण सूत्रों के साथ संरचना करने वाले रासायनिक पदार्थ तो रहते ही हैं, साथ ही एक ऐसा अदृश्य विद्युत प्रवाह भी घुला रहता है, जिसमें पूर्व पीढ़ियों के अनेकानेक रहस्य, सभी कायिक मानसिक विशेषताएं जुड़ी रहती हैं। मित्रों, इन गुण सूत्रों में पितृपक्ष और मातृपक्ष दोनों का सम्मिश्रण रहता है। न केवल पिता, दादा, परदादा, सरदादा आदि की, वरन माता, नानी, परनानी, सरनानी आदि कितनी ही पूर्व पीढ़ियों की विरासत सन्निहित रहती है। आवश्यक नहीं कि वे सभी विशेषताएं
एक साथ नई संतान में प्रकट हों, वरन अनुकूलता के अनुरूप उनमें से कुछ विशेषताएं संतान में प्रकट होती हैं और कुछ फिर किसी उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा में चुपचाप पड़ी रहती हैं। इनके प्रवाह में हर नई पीढ़ी के अनुभव अनुदान जुड़ते चले जाते हैं। आदि मानव की तुलना में अर्वाचीन पीढ़ी में पाए जाने वाले गुणसूत्र अत्यधिक विकसित है। उनके साथ एक के बाद दूसरी पीढ़ी के अनुदान जुड़ते चले आए हैं और सब मिलाकर स्थिति इतनी साधन संपन्न बन गई कि उनमें पाए जाने वाले पक्षों में यदि उपयोगी अनुपयोगी का भेद एवं उपयोग करना संभव हो सके तो हर स्तर की संतति उत्पन्न कर सकना भी सरल सिद्ध हो सकता है। मित्रों, गुणसूत्रों की संरचना एवं व्याख्या विवेचना काफी जटिल है, तो भी मोटी जानकारी के रूप में वंशानुक्रम के विद्यार्थी भी सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ जानकारियां प्राप्त कर लेते हैं। इस प्राथमिक परिचय में जो सिखाया जाता है उसका सारांश यह है कि मानव जीवन के विधायक कुछ उत्पादक तंत्र होते हैं जिन्हें बीजकोष कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के बीजकोष अपने विशिष्ट गुणों से युक्त होते हैं। इन्हीं विशिष्ट गुणों को लेकर बालक जन्म लेता है। किसी भी व्यक्ति के गुण उसके माता और पिता पर ही आधारित नहीं है, वरन उसके दादा परदादा और पूर्वजों से भी संक्रमित होकर आते हैं। प्रत्येक सेल में वंश सूत्र क्रोमोसोम्स कुल 46 होते हैं, जिनमें से 23 शुक्र पिता एवं 23 अंडकोश माता से आते हैं। इन 46 में से 44 ऑटोसोम्स शरीर निर्माण संबंधी एवं 2 सेक्स क्रोमोसोम्स लिंग निर्धारण संबंधी होते हैं। एक्स मादा का एवं वाई नर का प्रतीक माना जाता है। एक्स वाई का संयोग लड़के को एवं एक्स का संयोग लड़की को जन्म देता है। माता और पिता के 23 वंश सूत्रों के जीन्स पैतृकों का फ्यूजन एक रासायनिक क्रिया के रूप में होता है। यही रासायनिक संयोग संतान के वंशानुगत गुणों का विधायक होता है। परीक्षण यही बताते हैं कि व्यक्ति की शारीरिक विशेषताएं जैसे रंग, रूप, लंबाई, स्वास्थ्य आदि पितृगत होते हैं। साथ ही मानसिक, चारित्रिक एवं स्वभावजन्य विशेषताओं में भी बहुत कुछ समानता पाई जाती है, बहुत कुछ। यही घटक वे जीवन तत्व हैं जो न केवल नई पीढ़ियां विनिर्मित करते हैं, वरन उन्हें पूर्वजों की चिर संचित शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक बहुमूल्य संपदाओं के रूप में उन्हें हस्तांतरित भी करते हैं। नई पौध किस स्तर की हो, इस संदर्भ में इसी बीज को संभालने सुधारने की आवश्यकता पड़े। खेत में क्या उगाना है यह निश्चय करने के उपरांत सर्वप्रथम उसके लिए उपयुक्त बीज की तलाश करनी पड़ती है। यह ठीक है कि खाद पानी की सहायता से बीज को अंकुरित, विकसित एवं फलित होने का
अवसर मिलता है, किंतु साथ ही यह भी निर्विवाद है कि जो बोया जाएगा वही उगेगा। जो बोया जाएगा वही उगेगा। वृक्ष का स्वरूप और वैभव उसी स्तर का होगा जैसा कि बीज था। अतएव नवनिर्माण में उच्च स्तरीय व्यक्तित्वों की फसल उगाने और उससे विश्व वसुधा का भंडार भरने की योजना बनाते समय ध्यान इस बात पर भी केंद्रित करना होगा कि उसके लिए उपयुक्त स्तर के बीज की व्यवस्था की जाए। अच्छी फसल उगाने के लिए बीज भंडारों का दरवाजा खटखटाया जाता है। अच्छी फसल उत्पन्न करने के लिए परिपुष्ट नर ढूंढे जाते हैं। नवयुग की संरचना में अग्रगामी भूमिकाएं प्रस्तुत कर सकने वाले महामानवों की पौध उगाने के लिए भी उच्च स्तरीय गुणसूत्रों की तलाश करनी पड़ेगी। वे प्रस्तुत न मिले तो फिर जो है उन्हीं को इस स्थिति में परिष्कृत किया जाए कि अभीष्ट पीढ़ियों का निर्माण संभव हो सके। आपको इसी क्रम में आगे पढ़कर सुनाएंगे। साथियों, उत्तम वंशानुक्रम हेतु उत्तरदायी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। विषय उज्जवल भविष्य सुसंततियों पर निर्भर। अगले वीडियो में सुनते हैं। ओम शांति। तब तक जो पढ़ा गया, जो सुना गया, उस पर चिंतन मनन, नोट्स बनाना, यही करते हैं। तब तक ओम शांति।